हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मयंक और आप सभी का स्वागत करते हैं एक और नई वीडियो में। दोस्तों, ये है ज्योग्राफी और आज हम करने वाले हैं फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया और उसमें सबसे पहला जो हमारा माउंटेन का है वो पूरा हम आज के इस वीडियो में ख़त्म करने वाले हैं। तो बिना वीडियो को देर करे चलिए शुरू करते हैं। तो अगर आपको पता होगा, कल तक मैंने डिस्कस कर लिया था इंट्रोडक्शन, जनरल इंट्रोडक्शन। आज जो है हम क्या करेंगे, फिजियोग्राफी रीजन ऑफ इंडिया करेंगे, यानी कि भारत के भूभौतिक प्रदेश के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। भूभौतिक प्रदेश, भूभौतिक प्रदेश क्या होते हैं? बेसिकली भारत जो है वो डिवाइड कितने पार्ट में है। देखो, भारत की जो है 6 भूभौतिक प्रदेश है, यानी कि फिजियोग्राफिक रीजन है। नंबर 1 उत्तर भारत का पर्वतीय मैदान। नंबर 2 मध्यवर्ती मैदान, मिडिल प्लेन्स। नंबर 3 तटीय मैदान यानी कि कोस्टल प्लेन्स। नंबर 4 मरुस्थल यानी कि डेजर्ट्स। नंबर 5 प्रायद्वीपीय पठारी भाग यानी कि पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन। और नंबर 6 इज आइलैंड। आओ इसको मैप पे देखते हैं। देखो, यहाँ पर आपको जो येलो पार्ट से दिख रहा है वो है भारत का पर्वतीय भाग। तो अगर कहीं भी आपको लद्दाख का रीजन, उत्तराखंड का रीजन, हिमाचल प्रदेश का रीजन या फिर इधर अरुणाचल प्रदेश है ना, त्रिपुरा, मिजोरम, ये सारे जो रीजन्स हैं, नागालैंड, ये सारे रीजन्स उत्तर भारत का पर्वतीय भाग में आते हैं, उत्तर भारत के पर्वतीय भाग में आते हैं। ठीक। अब यहाँ पर क्या है, दिल्ली है, राजस्थान, हरियाणा और जो है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये किस में आता है? मध्यवर्ती मैदानी भाग में। दूसरा, तीसरा हमने पढ़ा था, यहाँ पर हमने पढ़ा था तटीय मैदान। तो यहाँ पर कोस्टल रीजन में आप देख सकते हो ऑरेंज से, ये है हमारा तटीय मैदान। तो जितना भी ये पार्ट है जो कि समुद्र के किनारे पड़ता है उसे हम कोस्टल प्लेन्स बोलते हैं, तटीय मैदान बोलते हैं। और उन तटीय मैदानों के बीच में हमारा प्रायद्वीपीय पठार पाया जाता है, यानी कि प्लेट्यू रीजन पाया जाता है। इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अलग अलग पार्ट में। आज तो हम पर्वतीय भाग के बारे में डिस्कस करेंगे। अच्छा, दो चीज़ें और हैं क्या? थार का मरुस्थल और हमारा आइलैंड, ये दो चीज़ और होती हैं। थार का मरुस्थल आपको पता है राजस्थान में होता है, आरावली के वेस्ट साइड में, आरावली पर्वत श्रेणी के वेस्ट साइड में। यहाँ पर हमारे पास दो आइलैंड होते हैं, एक हमारे पास है लक्षद्वीप और दूसरा है अंडमान एंड निकोबार। ये भारत के दो आइलैंड हैं। ठीक, इतना हमारा था जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट फिजियोग्राफिक रीजंस। चलो, अब हम शुरू करते हैं भारत के पर्वतीय क्षेत्र से। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट जो हमेशा एग्जाम में पूछ लेता है कि मतलब कितने भाग में ऊंचे पहाड़ हैं और कितने भाग में पहाड़ियां हैं। ये क्या मतलब है पहाड़ का, पर्वत का क्या मतलब है? आओ सबसे पहले हम देखते हैं पर्वत क्या होता है। पर्वत क्या होता है सबसे पहले हम ये देखेंगे। तो बेसिकली ऐसी स्थलाकृति या फिर ऐसे लैंडफॉर्म्स जो समुद्र तल से 1500 मीटर हाइट की ऊंचाई से अधिक होते हैं एवं जिनका ऊपरी भाग नुकीला होता है। तो ये आप पिक्चर देख रहे हैं, ये वाली पिक्चर देखो। यहाँ पर ये जो है ये हमारा मान लेते हैं समुद्र का सी लेवल है। ठीक है, और इससे जो है कितना, 1500 मीटर ऊपर जो है, यहाँ पर 1500 मीटर ऊपर तक ये जा रहा है। और इसका जो भाग है, ऊपरी भाग, वो कैसा है? कोन शेप्ड है, यानी कि नुकीला है। तो वही लिखा है यहाँ पर इंग्लिश में, टोपोग्राफी that is 15 meter above up to sea level and its upper part one cone shaped called mountain। ठीक, देखो दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऊंचे पहाड़ और पहाड़ियाँ दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो ऊंचे पहाड़ जो होते हैं वो 2135 मीटर की एवरेज की हाइट से होते हैं। ठीक है, यानी कि लगभग उनकी हाइट जो है 2000 मीटर यानी कि 2 किलोमीटर से ज़्यादा होती है हाइट, ऊपर की बात करें। और जो हमारा पहाड़ियाँ होती हैं, हिल्स होती हैं, आप बीच में पढ़ोगे हिल्स, और कहीं बोला जाएगा माउंटेन, कहीं बोला जाएगा हिल्स, कहीं बोला जाएगा माउंटेन, कहीं बोला जाएगा हिल्स, कहीं बोले जाएंगे पहाड़, कहीं बोली जाएगी पहाड़ियाँ। तो आपको समझना पड़ेगा दोनों में डिफरेंस है। इसका क्या है, इसका 300 मीटर से शुरू होता है और कहाँ तक, 2135 मीटर तक इसका एवरेज हाइट होता है किसका, पहाड़िए का। तो लगभग 10.7% भाग पर हमारे जो है हाई लेवल्स के, हाई माउंटेन पाए जाते हैं, बहुत ऊंची हाइट के माउंटेन पाए जाते हैं। और लगभग 18.6% भाग पर हमारे हिल्स पाए जाते हैं। ठीक है, भारत के पर्वतीय क्षेत्र में, पूरे क्षेत्र में। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं माउंटेन्स के प्रकार, पर्वतों के प्रकार क्या होते हैं। तो ये बेसिकली 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है फोल्डिंग माउंटेन, दूसरा होता है वॉल्केनिक माउंटेन, तीसरा होता है भ्रंश पर्वत या भ्रंशोत्थ पर्वत, ब्लॉक माउंटेन, और चौथा होता है रेसिडुअल माउंटेन। तो ये आपको, अगर मैं ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूँ अबाउट दीज ऑल काइंड ऑफ थिंग्स। देखो, मोरदार वलित पर्वत क्या होता है, जैसे ही हमारे पास दो, मान लेते हैं हमने एक ये लकड़ी का टुकड़ा ले लिया और एक ये लकड़ी का टुकड़ा ले लिया।
इन दोनों टुकड़ों को मैंने क्या किया, एक ही साइड दबाना शुरू किया। चलो लकड़ी का टुकड़ा नहीं है, मान लेते हैं आपने पनीर का टुकड़ा ले लिया। अब पनीर हल्की सी सॉलिड होती है, बट बहुत ज़्यादा सॉलिड नहीं होती, ज़्यादा दबाओगे तो टूट जाएगी या फिर मुड़ जाएगी। तो यहाँ पर क्या होता है, ये दोनों जब आपस में लड़ते हैं तो ये ऐसे करके उड़ जाते हैं, ठीक है, ऐसे करके उड़ जाते हैं। तो ऐसे करके जो उड़ते हैं उनको हम बोलते हैं मोड़दार वलित पर्वत। समझ गए। ज्वालामुखी के क्या पर्वत होते हैं, जैसे एक पहाड़ है, ठीक है, मान लेते हैं जैसे पहाड़ नहीं, जैसे एक एरिया है इतना बड़ा, और यहाँ से ज्वालामुखी ऊपर आई, ठीक है, ज्वालामुखी जो है यहाँ पर अगर मैं रेड कलर से निकाल दूँ तो ये ज्वालामुखी जो है आ गई, और ये जब निकलती है, ये ऐसे करके जब निकलती है तो क्या करती है, पूरी जगह फैल जाती है चारों तरफ, और क्या करती है फिर धीरे 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 फैलते हुए फैलते हुए फैलते हुए क्या करती है, माउंटेन बना लेती, ठीक है, एक पहाड़ का निर्माण कर लेती, ठीक है। इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ज्वालामुखी पर्वत। वृंसोद ब्लॉक माउंटेन क्या होता है, ब्लॉक माउंटेन बेसिकली देखो, अगर जैसे मान लेते हैं मेरे पास दो यहाँ पर एरिया है, ठीक है, दो एरिया, और वो क्या हो जाए, या तो एक एरिया ऊपर उठ जाए या तो एक एरिया नीचे बैठ जाए, ठीक है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर ये मेरे पास एक पूरा एरिया है, ठीक है, और इस एरिया में क्या हो रहा है, इस एरिया में क्या हो रहा है, देखो इस एरिया में यहाँ पर हमारे पास जो आधा भाग है वो नीचे बैठ जाता है, और ये दोनों भाग जो है ऊपर उड़ जाते हैं, ठीक है। तो ये जो दोनों पर्वत हैं ये ब्लॉक माउंटेन कहलाएंगे, और ये जो है वैली कहलाएगा, ठीक है, ये ब्लॉक माउंटेन होता है। आप वर्ल्ड ज्योग्राफी में इसको और डिटेल में पढ़ोगे। रेसिडुअल पर्वत क्या होते हैं, ओल्डेस्ट माउंटेन होते हैं। रेसिडुअल अपसेट यानी कि ये जो है मतलब धीरे धीरे क्या होते हैं, इरोज करते करते ये जो ख़त्म होने लगते हैं, है ना, एंड की कगार पे आ जाते हैं, तो उनको बोलते हैं रेसिडुअल माउंटेन, ठीक है। ये 4 माउंटेन होते हैं। चलो पहले माउंटेन के बारे में बात करेंगे, जो यहाँ पर मैंने ये चारों माउंटेन जो है ना इनको बता दिया, और यहाँ पर ये थोड़ा सा एक छोटा सा पॉइंट है, मैं आपको बताता हूँ। पर्वत के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, और जो ओरोजेनेसिस, ओरोजेनेसिस क्या, ओरोजेनेसिस, इसको याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओरोजेनेसिस, इसको मैं मिटा ही देता हूँ, ठीक है, कोई फ़ायदा नहीं, लिखा है ऑलरेडी। तो पर्वत निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ओरोजेनेसिस, ठीक है, इसको याद रखिएगा, और बाकी इन सारी चीज़ों को मैं अभी आगे डिस्कस करता हूँ। देखो क्या होता है, सिंपल सी बात समझना। जो हमारी अर्थ है, ये हमारे पास मान लेते हैं, ये हमारी गोल गोल क्या है, एक अर्थ है। मैं एक सिंपल सा पेज लेके समझा देता हूँ। ये मान लेते हैं मेरे पास एक यहाँ पर क्या है, सॉरी, ये मैंने ले लिया एक अर्थ, ठीक है, ठीक है, ये मेरी अर्थ है, और अर्थ के बीच में, इसको ब्लू कर देते हैं, ठीक है, अर्थ के बीच में क्या है, ठीक है, अर्थ के बीच में क्या है, यहाँ पर अर्थ के बीच में क्या है, लावा भरा हुआ ऐसे, ठीक है, मैग्मा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्मा बोलते हैं, ठीक है, इसको मैग्मा बोलते हैं। तो ये मैग्मा भरा हुआ, तो ये क्या है, ये धीरे धीरे ना यहाँ पर ऐसे फोर्स लगाता है अर्थ की ऊपर की साइड, नीचे से ऊपर की ओर, ठीक है, ऐसे करके फोर्स लगाता है। तो इन ये जो है फोर्स जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक जो है ये मैग्मा जो है अंदर से फोर्स लगा रहा है, उसको बोलते हैं एंडोजेनिक फोर्स। क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एंडोजेनिक फोर्स, ठीक। और जो है यहाँ पर बाहर से भी कुछ फोर्स लगते हैं, उसको बोलते हैं एक्सोजेनिक फोर्स, ठीक है, एक्सोजेनिक फोर्स। तो ये दो तरीके के फोर्स होते हैं, वही यहाँ पर लिखा है, दो तरीके के, एंडोजेनिक फोर्स और एक्सोजेनिक फोर्स, अंतर्जात बल और बहिर्जात बल, बाहर से और अंदर से लगने वाला, ठीक है। आगे देखो, यहाँ पर देखो, वर्षा और पवन से कौन सा फोर्स लगता है, एक्सोजेनिक। मैग्मा से कौन सा फोर्स लगता है, एंडोजेनिक, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो हमारा जो है फोल्ड माउंटेन कैसे बनता है, मैंने आपको बता दिया ना, ये प्लेट ऊपर उठती है और फोल्ड माउंटेन यहाँ पर बन जाता है, ठीक है। चलो आगे देखो, इम्पॉर्टेंट, अब बात कर लेते हैं हम सबसे पहले उत्तर का पर्वतीय मैदान, और उसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हिमालय पर्वत का, ठीक है, हिमालय पर्वत के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत क्या है, विश्व की सबसे नवीनतम श्रेणी है। उसके बारे में डिस्कस करने से पहले हम आपको एक पामीर नॉट के बारे में बताएंगे। पामीर नॉट कहाँ पर है, तो बेसिकली ये आपको येलो कलर से इंडिया का मैप दिख रहा है, तो ये जो इंडिया का मैप है उसी के जस्ट ऊपर यहाँ पर जो है पामीर नॉट पाई जाती है। पामीर नॉट का बेसिकली मतलब होता है यहाँ से बहुत सारी जो है रेंजेस निकलती हैं। तो ये एक तियासान पर्वत निकलता है,
कुनलुन पर्वत निकलता है, हिमालय पर्वत निकलता है, सुलेमान पर्वत निकलता है जो पाकिस्तान जाता है, हिंदू कुश पर्वत जो अफगानिस्तान पाकिस्तान में होता है, और ये जो है आराकान योमा पर्वत हिमालय का ही भाग है। तो ये हमारे पास हिमालय पर्वत है, ठीक है, और हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये पामीर नॉट के बारे में थोड़ा सा आप याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं, फटाफट से उसको करते हैं। हिमालय विश्व का सबसे नवीन युवा वलित पर्वत है ना, सबसे नया फोल्ड माउंटेन है। अगर देश की बात करें कौन कौन से देश इससे रिलेटेड हैं, तो अफगानिस्तान है, ठीक है, अफगानिस्तान में हमारा हिमालय है, पाकिस्तान में है, भारत में है, तिब्बत में है, नेपाल, भूटान और म्यांमार में हमारा जो है हिमालय पर्वत फैला हुआ है। अगर भारत के राज्यों की बात करें तो लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और असम, ये यहाँ पर 2 यूटी और 1 2 3 4 5 6 7 8 राज्य और 2 यूटी हैं, ठीक है, 8 राज्य और 2 यूटी हैं, यानी कि टोटल 10 हैं जहाँ पर हमारा हिमालय पर्वत पाया जाता है। मेघालय में हमारे याद रखना, ये नोट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेघालय में हिमालय पर्वत नहीं पाया जाता, मेघालय में प्रायद्वीपीय पठार पाए जाते हैं। वहाँ गारो खासी जयंतिया है ना, वो प्रायद्वीपीय पठार है, हिमालय पर्वत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। आकृति की बात करें, शेप, तो इसका शेप जो है धनुषाकार है। अगर आपने देखा हो ना तो शेप धनुषाकार है, उसका शेप आर्क शेप्ड है। निर्माण की बात करें तो कैसे होता है, यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के टकराव के कारण हुआ। अभी हम आपको आगे बताएंगे कैसे होता है। रॉक की बात करें तो ये सेडिमेंट्री रॉक से बना होता है। चलो, हिमालय का फॉर्मेशन ऑफ हिमालय, हिमालय के बारे में। अच्छा, एक चीज़ और, पर्वत निर्माण को ओरोजेनेसिस कहते हैं, ये याद रखना आप। हिमालय पर्वत के निर्माण के बारे में अगर मैं बात करूँ तो देखो, एक थ्योरी दी जाती है, थ्योरी में बताया गया कि इसको जियोसिंक्लाइन थ्योरी कहते हैं बेसिकली। तो जियोसिंक्लाइन थ्योरी में बताया गया कि हमारे पास जो अर्थ है उस पर एक जो है हमारे पास आइलैंड था जिसको पेंजिया बोलते थे, और चारों तरफ समुद्र में पानी भरा हुआ था ऐसे करके, इसको बोलते थे पैंथालासा। बीच में क्या होता है कि जो है ये पेंजिया टूट जाता है 2 भागों में। क्या हो जाता है, एक हो जाता है लॉरेशिया और दूसरा हो जाता है गोंडवाना लैंड, एक अंगारा लैंड, एक गोंडवाना लैंड। बीच में क्या होता है, समुद्र भरा होता है जिसको तेथिस समुद्र बोलते हैं, तेथिस जियोसिंक्लाइन बोलते हैं। और ये भी बोलते हैं कि ये जो आइलैंड है इनसे जो है पानी, नदियाँ जो है यहाँ पर गिरती हैं, तो बीच में बहुत सारा सेडिमेंट इकट्ठा हो जाता है, और उस सेडिमेंट के कारण ही हमारे पास क्या बन जाता है, हमारा हिमालय बन जाता है। अच्छा, हिमालय के लिए एक और थ्योरी दी गई है, क्या है, इसको प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी बोलते हैं। यहाँ पर जो है अफ्रीका है, ये पार्ट जो है अफ्रीका का है। तो बेसिकली क्या होता है, अफ्रीका में एक साइड में यहाँ पर एक पार्ट हुआ था, तो वो जो है रोटेट करते हुए आता है, और ऊपर जो है यूरेशिया की, यानी कि रसिया की यूरेशियन प्लेट से टकरा कर हमारे पास क्या, अफ्रीका और एशिया की प्लेट टकरा कर क्या बना देती हैं, हिमालय का निर्माण कर देती हैं। ठीक है, तो 2 सिद्धांत है, भूसन्नति जियोसिंक्लाइन सिद्धांत है, इसको कोबर ने दिया था। कोबर ने क्या बताया, हिमालय का निर्माण 33 भूसन्नति में अवसादों के जमाव से हुआ है। मैंने अभी आपको बताया, यहाँ पर ये गोंडवाना लैंड था, ये अंगारा लैंड था, बीच में 33 सी था, और यहाँ पर दोनों तरफ से नदियाँ आती थी और पानी गिरता था, अवसादों का जमाव होता था और हमारा बन जाता था। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हिमालय का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ हिमालय। तो समय के आधार पर, नदियों के आधार पर, और जो है प्लेस के आधार पर। तो समय के आधार पर, कालानुक्रम के आधार पर सबसे पहले ट्रांस हिमालय बनता है, फिर हमारा महान हिमालय बनता है, फिर हमारा लघु हिमालय बनता है, और अभी जो सबसे नया है, जो सबसे एकदम है ना टॉप, क्या बोलते हैं, बनी रहा है अभी, वो है शिवालिक हिमालय। ठीक है, तो हम एक एक को डिटेल में पढ़ेंगे। अगर मैं बात करूँ नदियों के आधार पर, तो उसको रीजनल क्लासिफिकेशन बोलते हैं, प्रादेशिक विभाजन। ये भी 4 तरीके के होते हैं, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। यानी कि पंजाब में जो पाया जाता है पंजाब हिमालय, कुमायूं यानी कि उत्तराखंड में जो पाया जाता है कुमायूं हिमालय, नेपाल में पाया जाता है नेपाल हिमालय, असम में पाया जाता है असम हिमालय। अगर मैं बात करूँ उत्तर पूर्वी हिमालय, यानी कि जो हमारे उत्तर पूर्वी की जो पहाड़ियाँ हैं, नॉर्थ ईस्ट की जो हमारी 7 सिस्टर्स के पास पहाड़ियाँ हैं, उनके बारे में हम इसमें बात करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे कालानुक्रम विभाजन में ट्रांस हिमालय को। ट्रांस हिमालय क्या होता है, सुनो, ये सबसे प्राचीन भाग है। अभी मैंने बताया एज के हिसाब से अगर डिवाइड करेंगे तो ट्रांस हिमालय सबसे पहले आएगा, सबसे प्राचीन भाग है। पामीर नॉट और महान हिमालय के मध्य स्थित है। महान हिमालय, पामीर नॉट, देखो बेसिकली क्या होता है, अगर मैं आपको मैप दिखाऊं तो देखो, यहाँ पर मैं अगर आपको एक छोटा सा यहाँ पर मैं बताऊं, तो जैसे ये मान लेते हैं, ये हमारे पास इंडिया है, ठीक है, ठीक है, ये मान लेते हैं हमारे पास इंडिया है, ठीक है, आप ऐसे समझ लो। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले हमारा पड़ जाता है, ये हमारा जो है, इसको ब्लू से कर देता हूँ मैं। तो सबसे पहले ये हमारा पड़ जाता है ट्रांस हिमालय, फिर ये हमारा महान हिमालय, फिर हमारा जो है क्या बोलते हैं, लेसर हिमालय, लेट मी चेक, ओके, लघु हिमालय, हाँ लेसर हिमालय, और उसके बाद जो है हमारा यहाँ पर ये जो है पूरा
क्या पड़ जाता है, नेपाल तक का शिवालिक हिमालय। तो पहला हिमालय ट्रांस हिमालय, फिर महान हिमालय, फिर लेसर हिमालय, और क्या, यहाँ पर शिवालिक हिमालय। तो ये महान हिमालय और यहाँ पर जो है पौमी नॉट थी, उन दोनों के बीच में ट्रांस हिमालय पाया जाता है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। आगे देखो, नदियों का उद्गम, यहाँ से कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं उस पर क्वेश्चन आ सकता है। तो सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और सतलज नदी यहाँ से निकलती हैं। अगर मैं बात करूँ ट्रांस हिमालय की प्रमुख श्रेणियाँ क्या क्या हैं, तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश, ये 4 श्रेणियाँ प्रमुख हैं। अब एक एक श्रेणी को ध्यान ध्यान से देखते हैं। देखो, पामीर नॉट ये है, और यहाँ पर हमारे पास ये जो है महान हिमालय यहाँ पर दिखाया गया है। थोड़ा ऊपर होगा, ये नीचे नहीं होगा, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर सबसे पहले काराकोरम पड़ती है, फिर जो है इस जगह से, इन्हीं काराकोरम और लद्दाख के बीच से सिंधु नदी निकल जाती है, और फिर हमारी लद्दाख श्रेणी पड़ती है, उसके आगे कैलाश रेंज, और फिर ये जास्कर श्रेणी। ठीक है, माउंटेन रेंज की बात कर रहे हैं। चलो काराकोरम श्रेणी के बारे में बात करते हैं। पामीर नॉट एवं लद्दाख श्रेणी के मध्य स्थित है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश, ऐसे ही लाइन से भी हैं ये। तो पामीर नॉट और लद्दाख श्रेणी के मध्य स्थित है। इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या होती है, K2 होती है। गॉडविन ऑस्टिन बोलते हैं इसको, या फिर गौरीनंदा पर्वत बोलते हैं। देखो ये जो है K2 जो है ये POK में है, तो इंडिया में नहीं है, तो ये विवादित चोटी है। अगर मैं बात करूँ सबसे ऊंची चोटी 8,611 किलोमीटर, ये जो 8,611 मीटर की ये चोटी है, और सबसे ऊंची चोटी है। अगर विवादित ना होती तो ये भारत की सबसे ऊंची चोटी होती। वैसे ये भारत की है क्योंकि POK भारत का ही है, लेकिन अभी विवाद में है, इस वजह से हम इसको भारत की सबसे ऊंची चोटी नहीं मानते हैं, और किसी भी एग्ज़ाम में हम इसको सबसे ऊंची चोटी नहीं लिखते हैं। लेकिन अगर एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि बताओ भारत की विवादित सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो हम K2 को टिक करके आएंगे, गॉडविन ऑस्टिन को टिक करके आएंगे। और इसके लिए नोट पॉइंट क्या है, इसको बैकबोन ऑफ हाई एशिया बोलते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऊँची है। आगे बात करते हैं काराकोरम श्रेणी में। तो काराकोरम श्रेणी में कुछ ग्लेशियर हैं, जो इम्पोर्टेंट ग्लेशियर हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो हमारे पास हिस्पर ग्लेशियर है, बाइफो ग्लेशियर है ना, बाल्टोरो ग्लेशियर है, सियाचिन ग्लेशियर है, और रेमो ग्लेशियर है। इन दोनों ग्लेशियर से 2 नदियाँ भी निकलती हैं। सियाचिन ग्लेशियर से नुब्रा नदी निकलती है, और रेमो ग्लेशियर से श्योक नदी निकलती है, जाके इंडस रिवर में मिल जाती है। ठीक है, तो ग्लेशियर क्या होता है, बेसिकली बर्फ़ का पहाड़ है ना, उस पर बर्फ़ जम जाती है, उसको ग्लेशियर बोलते हैं। तो हिस्पर, बाइफो, बाल्टोरो, सियाचिन, रेमो। हिस्पर, बाइफो, बाल्टोरो, सियाचिन और रेमो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर थोड़ी सी मैं इसको हटा ही देता हूँ, ये इम्पोर्टेंट नहीं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं दूसरी चीज़ की। अब हम ग्लेशियर का, थोड़ा सा ग्लेशियर का डिटेल में देख लेते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया, क्या बताया, सबसे पहले रिवाइज़ करते हैं। देखो फटाफट से इसको रिवाइज़ करते हैं। देखो मैंने आपको 2 चीज़ें बताई। हिमालय पर्वत को तो भाग बांटा गया 4 भागों में, ट्रांस, महान, लेशर यानी कि लघु, और शिवालिक। तो ट्रांस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। ट्रांस में हमने सबसे पहले बात करी, यहाँ पर 4 श्रेणियाँ बहुत प्रमुख हैं। क्या, काराकोरम, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। काराकोरम के बारे में बात की, वहाँ पर मैंने बताया काराकोरम में जो है सबसे ऊंची चोटी काराकोरम की K2 है। ठीक है, और फिर मैंने आपको बताया काराकोरम में 4-5 ग्लेशियर हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट है सियाचिन ग्लेशियर। तो सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है, काराकोरम श्रेणी में, अभी मैंने आपको बताया। इसका विश्व का दूसरा सबसे बड़ा अध्रुवीय अल्पाइन ग्लेशियर है। अच्छा, उसी की बात कर रहे थे, तो इसके बारे में देखो। अध्रुवीय अल्पाइन ग्लेशियर क्या होता है, देखो मैं आपको बताऊं। यहाँ पर देखो, बेसिकली एक ऐसा ग्लेशियर जो कि, देखो यार समझना आप, अब देखो ये मैं थोड़ा सा ऐसे करके समझा देता हूँ। ये मैंने अर्थ ले लिया एक, ये मैंने उठा ली एक सेप प्यारी सी, है ना, ये मैंने सेप उठा ली। ठीक है, ये मैंने ले लिया एक सेप। ठीक, अब यहाँ पर क्या होता है, ऊपर की साइड जो है, ऊपर की साइड, दोनों साइड बहुत ज़्यादा ठंडी रहती है। तो यहाँ पर तो ग्लेशियर मिल जाएंगे आपको बहुत आसानी से, दोनों साइड। ठीक, लेकिन बीच में क्या होता है, सन जो है डायरेक्ट, यहाँ पर सन की जो है रेडियंस डायरेक्ट पड़ती है। ठीक है, जिस वजह से यहाँ पर गर्मी रहती है। तब यहाँ पर अगर ग्लेशियर बन जाए तो उसको अल्पाइन ग्लेशियर बोलते हैं, सिंपल सी बात है। ठीक है, बिना गर्मी के, जो बिना ठंडी के ग्लेशियर बन जाते हैं। ठीक है, चलो वही लिखा है, विश्व का सबसे बड़ा अध्रुवीय ग्लेशियर है। सबसे बड़ा क्या था, फ्रेडचेंको है, जो कि तजाकिस्तान में है। ये यहाँ पर नोट पॉइंट में लिखा हुआ है, फ्रेडचेंको। हाँ, अगर नदियों की बात करूँ तो इससे नुब्रा नदी निकलती है, अभी मैंने बताया। इसकी हाइट की बात करूँ तो 5,400
मीटर है और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट 1984 में एक ऑपरेशन इंडियन आर्मी के द्वारा किया गया था जिसको ऑपरेशन मेघदूत बोलते हैं और इसको ही हाईएस्ट बैटलफील्ड इन द वर्ल्ड बोलते हैं। हालांकि अभी सियाचिन ग्लेशियर को हाईएस्ट बैटलफील्ड बोला जरूर जाता है, लेकिन DBO दौलत बेग ओल्डी ये जो है अभी भारत की सबसे ऊंची बैटलफील्ड बन गई है। चलो, लद्दाख पर्वत श्रेणी आगे बात करते हैं। काराकोरम के बाद दूसरी पर्वत श्रेणी लद्दाख पर्वत श्रेणी। ये कहाँ है? काराकोरम और जास्कर के बीच में। अभी मैंने बताया काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। तो काराकोरम और जास्कर के मध्य है। सबसे ऊंची चोटी इसकी राकापोसी है। क्या है? राकापोसी इसकी सबसे ऊंची चोटी है। विश्व की सबसे तीव्रतम ढलान वाली चोटी। सबसे तीव्रतम ढलान का मतलब होता है कि ज़्यादा ऐसे फैली नहीं हुई है, ऐसे एकदम सीधी है ढलान उसकी, है ना। कहीं कहीं देखा होगा आप, जम्मू वम्मू अगर जाओ माता रानी की चढ़ाई चढ़ो तो कहीं कहीं एकदम सीधी चढ़ान होती है, तो उसी को बोलते हैं तीव्रतम ढलान वाली चोटी। लद्दाख पर्वत श्रेणी जो है क्या करती है? सिंधु नदी को काट दे सिंधु नदी जो है लद्दाख पर्वत श्रेणी को काट के हुई वहाँ पाकिस्तान में वो करती है। तो जब नदी काटती है तो एक गॉर्ज बन जाता है, ठीक है। जब नदी किसी पहाड़ को काटती है तो जॉर्ज बन जाता है। तो यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा जॉर्ज है जिसको भुंजी गार्ज बोलते हैं, ठीक है। भुंजी जॉर्ज या गार्ज बोलते हैं, जिसको भारत का सबसे गहरा गार्ज बोलते हैं, ठीक है। वो किसके द्वारा बनता है? इंडस रिवर के बारे में द्वारा बनता है। देखो, ये हिमालय की वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। लोकेटेड इन रेन शैडो रीजन। किसकी बात कर रहे हैं? लद्दाख की। लद्दाख की लद्दाख की हम बात करें तो लद्दाख जो है वो हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में, यानी कि यहाँ पर जो है हमारा क्या बोलते हैं, हवाएं जो है मानसून विंड्स हैं, वो हिमालय जो हमारा महान हिमालय है उसकी वजह से विंड्स नहीं जाती है। इस वजह से यह लद्दाख भारत का सबसे ठंडा क्षेत्र है और रेगिस्तानी क्षेत्र है। बेसिकली ये यहाँ पर बताया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। हिमालय का वृष्टि छाया क्षेत्र क्या होता है? बेसिकली वही चीज़ है ना जिससे हवा रुक जाती है। जैसे आपने देखा होगा आरावली की पहाड़ियाँ हैं, जिससे राजस्थान में जो है रेगिस्तान बन गया। तो बेसिकली आरावली की पहाड़ियों की वजह से रेगिस्तान की दूसरी साइड पानी वो क्या बोलते हैं, हवा नहीं जाती है, और हवा क्या करती है? अपने साथ पानी के कण लेके चलती है, जिसकी वजह से बारिश होती है। इसी वजह से वहाँ बारिश नहीं होती है और रेगिस्तान बन जाता है। सेम चीज़ लद्दाख में भी होता है। महान हिमालय की वजह से मानसून की विंड जो है वो लद्दाख में नहीं पहुँच पाती, जिस वजह से लद्दाख में ग्लेशियर है। लेकिन ग्लेशियर और लद्दाख जो है ऊंचे जगह पे पाया जाता है, इस वजह से वहाँ पर ठंडा रेगिस्तान है ना। लद्दाख में रेगिस्तान है जिसे ठंडा रेगिस्तान बोलते हैं। चलो, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई। आगे बात कर लेते हैं तीसरी श्रेणी, जिसको जास्कर श्रेणी बोलते हैं। ये लद्दाख तथा महान हिमालय के मध्य स्थित है। हाईएस्ट पीक इसकी नंगा पर्वत है 8,126 मीटर की। अब बात करते हैं कैलाश पर्वत श्रेणी। ये भारत में नहीं है, तिब्बत में स्थित है। इसकी हाईएस्ट पीक कैलाश पर्वत है 6,638 मीटर, जहाँ पर अभी भारत और चाइना के बीच डिस्प्यूट चल रहा है, ठीक है। यहाँ तक मैंने डिस्कस कर लिया। ये हमारे भारत में माउंटेन का जो है पार्ट 1 था। अभी पार्ट 2 में हम आगे की सारी चीज़ें कवर कर देंगे। आई होप आपको आज की इस वीडियो में मज़ा आया होगा। वीडियो में मज़ा आया तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।